हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं लैब का सेशन है आपका, तो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल देखेंगे। आपका रिवीजन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर रिवाइज करेंगे हम प्रैक्टिकल्स को। जो जो प्रैक्टिकल आपने अभी तक किए हैं, समझे हैं, उन्हीं को एक और बार रिवाइज करेंगे, और फिर आपके कोई डाउट होंगे तो उन पर हम लोग बात करेंगे। ओके, आज के सेशन में मेल्टिंग पॉइंट को कैसे डिटरमिन किया जाता है वो हम यहाँ पर सीखेंगे, यानी जो आपका गलनांक होता है उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। पहले सीख लेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, उसको समझ लेंगे अच्छे से। देन हम लोग प्रैक्टिकल पे बात करेंगे, प्रोसीजर क्या होगा उस पर बात करेंगे। एनिमेटेड वीडियो के थ्रू समझेंगे प्रोसीजर क्या होगा, फिर वही प्रोसीजर आपको भी अपनी लैब में अपनाना है। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई आपको कार्बनिक यौगिक दिया गया होगा, उस कार्बनिक यौगिक का आपको मेल्टिंग पॉइंट निकालना होता है। सबसे पहले मेल्ट का मतलब क्या होता है? पिघलना। ठीक है, तो पिघलते कौन है? जो सॉलिड होते हैं। जो ठोस होंगे वही पिघलेंगे। पिघलेंगे तो किस में परिवर्तित होंगे? द्रव अवस्था में परिवर्तित होंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बेसिकली कोई ठोस जब आपका कोई भी पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था से जब द्रव अवस्था में आएगा तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये चीज़ें होंगी। वही टेम्परेचर आपका क्या है? पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, जिसको आप मेल्टिंग पॉइंट कह रहे हो। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्योंकि अलग अलग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक अलग अलग होंगे। तो वही आपको जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी गलनांक है उसको ज्ञात करना होता है। कैसे हम लोग निकालेंगे? सपोज आपको कोई सॉलिड दे दिया गया है, तो आप कैसे पता करेंगे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? तो उसका एक प्रोसीजर होता है, वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटरमिन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक कार्बनिक यौगिक का गलनांक या कार्बनिक यौगिक का गलनांक का निर्धारण करना या उसका पता करना क्या होता है? अध्ययन करना उसका। थ्योरी में आप लोग क्या क्या पढ़ा है आपने अभी तक, वही हम लोग उसी पर बात करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग द मेल्टिंग पॉइंट। इम्पोर्टेंस क्या है? चूंकि आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके समान हो सकते हैं। जब फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी आती हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज में से एक होता है, जो कि बहुत अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है किसी भी कंपाउंड की। क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, तो उनको अलग अलग क्लासीफाई करना ईजी हो जाता है, स्टडी करना ईजी हो जाता है, उनकी प्योरिटी का पता लग जाता है। हमारे पास अगर प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट है और जो हमको वही सब्सटेंस दिया गया है, तो वो प्योर है या नहीं वो हम उसकी मेल्टिंग पॉइंट से पता कर सकते हैं। ठीक है ना, मेल्टिंग पॉइंट कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, तो उससे पता चल जाएगा कि उसमें कोई ना कोई अशुद्धि है। तो सो द मेल्टिंग पॉइंट इज एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण भौतिक गुण होता है गलनांक किसी भी यौगिक के लिए। द मेल्टिंग पॉइंट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई अ सब्सटेंस एंड एज अ इंडिकेशन ऑफ इट्स प्योरिटी। जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट का उपयोग किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी पदार्थ की या किसी कार्बनिक यौगिक की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा ये एक इंडिकेशन है प्योरिटी का, यानी कि वो शुद्ध है या नहीं, इसकी पहचान हम कर सकते हैं अगर हम उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट जान ले तो। The melting point of solid is defined as the temperature at which the solid exists in equilibrium with its liquid under an external pressure of 1 atmosphere। क्या कहा जा रहा है? मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट किसी ठोस का होगा जब वो ठोस अपनी द्रव अवस्था के साथ साम्यावस्था में एग्जिस्ट करेगा, जबकि बाहर से जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाएगा वो 1 एटमॉस्फेयर का होगा। अ प्योर क्रिस्टलाइन कंपाउंड यूजुअली A pure crystalline compound usually possesses a sharp melting point and it melts completely over a narrow range of temperature of not more than 0.5 to 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? कोई भी प्योर यानी कि शुद्ध क्रिस्टलीय कंपाउंड होगा, यौगिक होगा, उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है एक, तो दूसरा रेंज होगी भी ना तो आधे डिग्री और 1 डिग्री का डिफरेंस आएगा। समझ रहे हो? इससे ज्यादा यानी कि बहुत बड़ी रेंज में वो मेल्टिंग पॉइंट शो नहीं करेगा अपना।
The presence of even a small amount of impurity usually produces a depression in the freezing points and shows a marked increase in the width of the melting point reach. ठीक है, क्या कहा जा रहा है, अगर थोड़ी सी मात्रा में भी उसमें impurity आएगी ना तो उसका freezing point कम हो जाता है और जो melting point हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा increase हो जाएगा. तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि उस कंपाउंड में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी आ गई है, अशुद्धि आ गई है. ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट रेंजेस ऑफ ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस इंडिकेट दैट द सब्सटेंस इज इम्प्योर. अगर 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का रेंज आपको मेल्टिंग पॉइंट में देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसमें वो इम्प्योर है, वो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है. फॉर अ मटीरियल हुज आइडेंटिटी इज नोन एन एस्टिमेट ऑफ डिग्री ऑफ प्योरिटी कैन बी मेड बाय comparing its melting point with that of a pure sample. Okay, अगर आपको किसी मटेरियल जिसके आइडेंटिटी आपको पता है उसको एस्टिमेट करना है, डिग्री ऑफ प्योरिटी उसकी देखनी है, आप कंपेयर करेंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट की किसके साथ, जो प्योर सैंपल है उसके साथ. ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द मेल्टिंग पॉइंट, क्या क्या अफेक्ट करता है मेल्टिंग पॉइंट, किस किस चीज से प्रभावित होगा. अगर दो यौगिक हैं आपके पास तो उन दो यौगिकों में किस तरह से मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है. अगर एक का कम है दूसरे का ज्यादा है तो आप बोल सकते हैं कि एक का मेल्टिंग पॉइंट दूसरे से ज्यादा कैसे हो गया, तो कुछ ना कुछ उसके कारण होंगे, कुछ ना कुछ कारक होंगे, फैक्टर होंगे जो प्रभावित करेंगे उसको. तो पहला है उसमें साइज ऑफ मॉलिक्यूल, अणु का जो आकार है वो प्रभावित करता है. मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ कंपाउंड. If the melting point of two pure samples shows a clear difference in melting point, it indicates that the two compound must have different structural arrangement. अगर आपको सेम आप क्या बोल सकते हो, दो प्योर सैंपल आपको दिए गए हैं जिनका कि आपको क्या करना है, मेल्टिंग पॉइंट ज्ञात करना है और उनके मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स कि उनका स्ट्रक्चर में उनके या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में उनके डिफरेंस हो सकते हैं. इसी डिफरेंस के कारण उनके मेल्टिंग पॉइंट में भी डिफरेंस आ रहा है. और दे मस्ट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, या उनके पास अलग अलग प्रकार के एटम हो सकते हैं, जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है उनका वो चेंज हो सकता है. टू मटेरियल्स हैव द सेम मेल्टिंग पॉइंट, अगर दो मटेरियल हैं जिनका सेम मेल्टिंग पॉइंट है देन दे मे नॉट नेसेसरली हैव द सेम स्ट्रक्चर. ओके, अगर दो पदार्थ हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट समान है इसका मतलब हो सकता है दोनों का, हो सकता है, नॉट नेसेसरली का मतलब क्या, ये आवश्यक नहीं है पर फिर भी हो सकता है कि उनका सेम स्ट्रक्चर हो, इस वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो समान है. तो कंसीडर द आइसोमर्स एन ब्यूटेनॉल एंड टी ब्यूटेनॉल, जहां पर टर्शियरी ब्यूटेनॉल बोथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O. दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चर, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में डिफरेंट है एक दूसरे से. तो इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट में भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है. ओके, सेकंड है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट को चेंज कर देगा. जितना स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आएगा, यानी उतनी ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules affects the melting point of a compound. Stronger intermolecular interactions result in higher melting points. क्या बोला मैंने, जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, एनर्जी आपको उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी. जितना प्रबल आकर्षण बल है उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी. ठीक है ना. आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स because the electrostatic forces holding the ion interaction are much stronger. आयनिक कंपाउंड आप पढ़ते आ रहे हैं, 9th-10th क्लास का क्वेश्चन है आपका कि आयनिक कंपाउंड के गलनांक उच्च क्यों हैं, तो वो इसी वजह से है. क्यों, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाए जाते हैं जो कि स्ट्रॉन्गर होते हैं. ठीक है ना, बहुत प्रबल आकर्षण और स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा वो आयन आपस में जुड़े होते हैं जिनको तोड़ने के लिए बहुत ऊर्जा देनी पड़ती है और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, उनके गलनांक उच्च हो जाते हैं. In organic compounds, the presence of polarity or especially hydrogen bonding generally lead to higher melting point. और अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, यानी जो हमारे कार्बनिक यौगिक है उनकी बात करें,
तो उनमें पोलैरिटी के कारण जो ध्रुवण होता है उसके कारण आपका या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जनरली हाइयर मेल्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कुछ कंपाउंड है जिनके आपको मेल्टिंग पॉइंट दिए गए हैं, ये आप लोग नोट कर लेंगे। देन हम आपका वीडियो देखेंगे कि किस प्रकार से आपको अपनी लैब में मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमिन करना है, ज्ञात करना है। चलिए एनिमेटेड वीडियो आप लोग इसका देख लेंगे। Melting point of an organic compound. We require powdered naphthalene, liquid paraffin, capillary tube, porous plate, spatula, thermometer, beaker, iron stamp with clamp, wire gauze, tripod stand, Bunsen burner, etc. Take the capillary tube and seal one end of it by heating it over the Bunsen burner. Using the spatula, take some powdered naphthalene. Put it on the porous plate to make a heap of powdered naphthalene on the porous plate. Push the open end of the capillary tube into the heap. Some powdered sample will enter into the capillary tube. Tap the sealed end of the capillary tube gently on the porous plate. Repeat the same process and fill the capillary tube up to 2 to 3 mm. Attach the capillary tube to the thermometer using a thread. Take the beaker containing the paraffin liquid, place it on the wire gauze placed over the Bunsen burner and insert a stirrer in it. Clamp the thermometer carrying capillary tube in the iron stand. Adjust the arrangement and immerse the capillary tube and thermometer in liquid paraffin bath. Make sure that the thread is outside the liquid paraffin bath. Heat the liquid paraffin bath slowly and stir the bath gently with the stirrer so that the temperature remains uniform throughout. After some time, the naphthalene in the capillary tube will start melting. Note the temperature T1 when naphthalene starts melting. After some time, the naphthalene in the test tube has completely melted. Note the temperature T2 when the naphthalene has melted completely. The average of the two temperatures gives the melting point of naphthalene. इस प्रकार से ये प्रोसीजर आपने पहले भी देखे हैं कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करने हैं, ठीक है। रियल लैब वीडियो है, इससे आप लोग इसे और अच्छे से समझ लेंगे। Melting point of an organic compound. The melting point of a solid is defined as the temperature at which the solid exists in equilibrium with its liquid under an external pressure of 1 atmosphere. On heating a solid, its molecule absorbs energy in the form of heat. As a result, the force of attraction between the molecules decreases and the molecules become increasingly separated. At a particular temperature, called the melting point of the solid, the separation of the molecules increases by a large amount and the solid melts and is converted into liquid. Our aim here is to determine the melting point of the given compound, naphthalene. Materials required: liquid paraffin in a 100 ml beaker, powdered naphthalene, thin-walled capillary tube of approximately 8 to 10 centimeters length and 2 millimeters diameter, thread, glass plate, thermometer, stand with clamp, stirrer, spatula, hot plate. Procedure: take a capillary tube and seal one end by heating it in the flame of the Bunsen burner. Now, using the spatula, make a heap of the powdered naphthalene on the glass plate. Push the open end of the capillary tube into the heap. Some substance will enter into the capillary tube. Now, tap the sealed end of the capillary tube on the glass plate gently and fill the capillary tube up to 2 to 3 millimeters. Attach the capillary tube to the thermometer using the thread. Take the 100 ml beaker containing liquid paraffin and place it over the hot plate. Insert the stirrer in the liquid paraffin bath. Clamp the thermometer carrying the capillary tube to the iron stand and immerse them in the bath of the liquid paraffin. Start heating the liquid paraffin bath slowly and stir the bath gently using the stirrer
to ensure uniform heating. Note the temperature T1 when the naphthalene starts melting. Continue heating and note the temperature T2 when the naphthalene in the capillary tube is completely melted. The average of the two temperatures T1 and T2 gives the melting point of naphthalene. Precautions. Use dry and powdered sample for the determination of melting point. Packing of the powder should be uniform without any big air gaps between the solid particles. The liquid paraffin bath must be heated very slowly and the bath is stirred gently to ensure uniform heating. The bulb of the thermometer and the capillary attached to it should not touch the sides or the bottom of the beaker. चलिए, ये प्रोसीजर आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। प्रोसीजर में सबसे पहले रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि क्या क्या आवश्यक सामग्री होती है, जिसमें कि 100 ml का बीकर है, आयरन स्टैंड विथ क्लैंप, वायर गेज, बंसन बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, थर्मोमीटर चाहिए, थिन वॉल्ड कैपिलरी ट्यूब 8 to 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 मिलीमीटर इन डायमीटर, पोरस प्लेट, थ्रेड हो गया, स्टरर, स्पैचुला, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो कि यहाँ पर नेफ्थलीन है आपकी, और लिक्विड पैराफिन आपको चाहिए। द प्रोसीजर क्या है? रियल लैब प्रोसीजर। फर्स्ट पाउडर द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, जो भी आपको क्रिस्टलीय ठोस आपको प्राप्त हुआ होगा उसको आप पाउडर में कन्वर्ट कर लेंगे, पाउडर उसका बना लेंगे। देन टेक अ कैपिलरी ट्यूब एंड सील वन एंड बाय हीटिंग इट। आप क्या करेंगे? एक कैपिलरी ट्यूब ले लेंगे और उस कैपिलरी ट्यूब को एक एंड से सील कर लेंगे। हीट करने के बाद, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, देन फिल द कैपिलरी ट्यूब विद द सब्सटेंस। उस कैपिलरी ट्यूब को, जो कि 8 से 10 सेंटीमीटर लेंथ में थी और 2 मिलीमीटर की जिसकी डायमीटर है, उसमें आप वो सब्सटेंस फिल कर लेंगे। टू फिल द ट्यूब, मेक अ हीप ऑफ द पाउडर substance on the porous plate. Push one end of the capillary tube into the heap. Some of the substance will enter the capillary tube. आपको एक हीप बना लेना है पोरस प्लेट में, और उसके बाद आप उस एंड से, जिस एंड जो कि ओपन एंड है, आपका खुला हुआ सिरा है उस कैपिलरी ट्यूब का, उसके थ्रू आप इंसर्ट करेंगे उसमें, या उसमें डालेंगे आप वो पाउडर। नाउ टैप द सील्ड एंड, जिस एंड से आपने उसको सील किया है उसको आप टैप करेंगे पोरस प्लेट पर जेंटली। फिल द कैपिलरी ट्यूब अप टू 2 to 3 मिलीमीटर, ठीक है, 2 से 3 मिलीमीटर तक आप उसमें सब्सटेंस फिल करेंगे। देन अटैच द कैपिलरी ट्यूब टू अ थर्मोमीटर यूजिंग अ थ्रेड, जो आप धागा है आपके पास उससे आप कैपिलरी ट्यूब को बांध लेंगे और थर्मोमीटर से, ठीक है ना। टेक लिक्विड पैराफिन इन अ बीकर एंड प्लेस इट ओवर अ पीस ऑफ वायर गेज प्लेस्ड ओवर अ ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, वायर गेज के ऊपर आप वो पैराफिन लिक्विड जो बीकर है आपका उसको रख लेंगे। क्लैम्प द थर्मोमीटर कैरिंग द टेस्ट ट्यूब to an iron stand and immerse them in the bath of liquid paraffin. The surface tension of the bath liquid is sufficient to hold the capillary tube in position, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? जो आपने स्टैंड विथ क्लैंप लिया उससे आप वो थर्मोमीटर अटैच कर लेंगे, और आप क्या करेंगे? वो थर्मोमीटर का बल्ब पैराफिन लिक्विड में डिप करेंगे विद द कैपिलरी ट्यूब के साथ, जिससे कि वो आपका स्ट्रेट पोजीशन में रहे। Then heat the beaker slowly while constantly stirring the contents using a stirrer to maintain a uniform temperature throughout. आप क्या करेंगे? वो बीकर को आप हीट करेंगे। कौन सा बीकर? जिसमें लिक्विड पैराफिन था। देखो क्या है, आपने बर्नर जला रखा है, उसके ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड रखा है, उसके ऊपर तार की जाली रखी है, तार की जाली के आपने ऊपर बीकर रखा है जिस बीकर में आपका पैराफिन लिक्विड है। देन पैराफिन के ऊपर क्या रखा है आपने? ऊपर मीन्स उसमें क्या डाला है आपने? पैराफिन में आपने डिप किया है किसको? थर्मामीटर। और उस थर्मामीटर से आपका क्या अटैच है? कैपिलरी ट्यूब अटैच है, उसको बांधा है ना आपने धागे से, और उस कैपिलरी ट्यूब में क्या है? वो सब्सटेंस है जिसका आपको मेल्टिंग पॉइंट निकालना है। उसी की बात की जा रही है कि अब आपने एक स्टरर जो यूज किया है, उस स्टरर को आप हिलाते रहेंगे, उससे क्या रहेगा? आपका जो अंदर का सैंपल के अंदर का या पैराफिन के अंदर का टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द सैंपल यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। Then when the temperature is within 15 degree of the melting point of the pure substance, the flame is reduced. जब आपको देखो प्योर सब्सटेंस का आपको पता होता है मेल्टिंग पॉइंट, तो जब उससे 15 डिग्री सेल्सियस आसपास आपका टेम्परेचर पहुंच जाए तो आप फ्लेम को रिड्यूस कर देंगे, यानी जो ज्वाला है उसको कम कर देंगे, फ्लेम को कम कर देंगे। देन द टेम्परेचर राइजेस स्लोली। इससे क्या होगा? आपका तापमान जो बढ़ेगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा।
जिससे आप इजीली उसको नोट कर पाएंगे। ओके, नोट द टेम्परेचर T1 व्हेन द सब्सटेंस स्टार्ट मेल्टिंग। देखो, अब आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो किसी ना किसी टेम्परेचर पे तो पिघलना शुरू करेगा, तो वो जैसे जिस टेम्परेचर पे उसने पिघलना शुरू किया उसको आप नोट कर लेंगे, वो आपका T1 होगा। ठीक है, पहला टेम्परेचर। एंड अगेन नोट द टेम्परेचर T2 व्हेन द सब्सटेंस हैज कंप्लीटली मेल्टेड। और जब आपका जो सब्सटेंस है वो पूर्ण रूप से यानी कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठोस से द्रव अवस्था में चला जाएगा, तो वो लास्ट टेम्परेचर भी आपको नोट करना है जहां पर वो कंप्लीटली मेल्ट हो गया, अब कुछ भी सॉलिड नहीं बचा। तो T2 सेकेंड टेम्परेचर आ गया, एक जहां पर पिघलना शुरू किया था और एक जहां पर पूरा जो ठोस है आपका वो पिघल चुका है, T2। अब आप क्या करेंगे, T1 और T2 दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा उस सब्सटेंस का। सो द एवरेज ऑफ द मेल्टिंग of the two readings gives the correct melting point of the substance। क्या कहा गया, जो एवरेज आएगा उन दो रीडिंग्स का यानी T1 और T2 का जो औसत आप निकालेंगे वो क्या होगा, वो सब्सटेंस का करेक्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। ओके, तो इतना आपको करना है, इसको आप नोट कर लेंगे प्रोसीजर को। फिर हम कुछ प्रिकॉशंस पे बात करते हैं, क्या क्या सावधानियां आपको लेनी है। चलिए, तो ये आपके प्रोसीजर हो गया। ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो। ऐसी एक टेबल बनाओगे। नोट द टेम्परेचर विद द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है आपका उसका व्हेन द सब्सटेंस स्टार्ट मेल्टिंग, एक तो तब का टेम्परेचर नोट करना है, एंड सब्सटेंस हैज कंप्लीटली मेल्टेड। T1 आ जाएगा आपका जब स्टार्ट होगा मेल्टिंग, और T2 है आपका जब वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा। और फिर आप क्या निकालेंगे, उनका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द गिवन सब्सटेंस क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि दो रीडिंग्स आपने ली हैं तो एवरेज में आप जितनी आपकी यूनिट्स होती हैं उनसे आप डिवाइड कर लेते हो। ठीक है ना, तो 2 यूनिट है तो 2 से आप डिवाइड कर लेंगे, तो आपका जो एवरेज आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। सो मेल्ट इन्फरेंस में लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द गिवन सब्सटेंस इज इक्वल टू जो भी आपका आएगा T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 करके वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। देन प्रिकॉशंस में आप लिखेंगे यूज ड्राई एंड पाउडर्ड सैंपल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। और यही आपको प्रिकॉशंस लेने भी हैं अपनी लैब में। ड्राई और पाउडर्ड सैंपल यूज करेंगे आप। कीप द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड द थर्मोमीटर एट द सेम लेवल। लेवल सेम होना चाहिए थर्मोमीटर के बल्ब का भी और आपके जो कैपिलरी ट्यूब का जो बॉटम वाला पार्ट है उसका। एंड थर्ड है, पैकिंग ऑफ द पाउडर शुड बी यूनिफॉर्म विदाउट एनी लार्ज एयर गैप इन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स। ओके, जब आप पाउडर को पैक करेंगे कैपिलरी में तो यूनिफॉर्म होना चाहिए, कोई भी एयर गैप नहीं आना चाहिए कैपिलरी ट्यूब के अंदर, यानी एक कॉन्टिन्यूअस आपको दिखना चाहिए वो पाउडर सब्सटेंस। ओके, तो ये आपके प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने हैं, सावधानियां बरतनी है आपको जब भी आप ये वाला प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे लैब में। ओके, तो बच्चों आज के इस सेशन में हमने मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन सीखा कि कैसे मेल्टिंग पॉइंट का निर्धारण किया जाता है या निकाला जाता है किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो गलनांक होता है उसे। तो ऐसे ही आपको कोई भी अगर कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट निकालना होगा तो आप लोग यही प्रोसीजर से अपनी लैब में भी वो मेल्टिंग पॉइंट का निर्धारण कर सकते हैं। बाकी आपका कोई डाउट होगा तो आप लोग आने वाले सेशन में पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम किसी और प्रैक्टिकल के बारे में समझेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।